बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी हां, सीएम शिवराज ने अब ये पूरी तरह से साफ कर दिया है। आज प्रभारी राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल की शपथ लेने जा रही हैं और अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि गुरुवार को यानी कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव पी जाते हैं। सीएम ने कहा कि आज राज्यपाल शपथ लेंगी, कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान यहां कहते हुए नजर आए हैं कि कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। आज राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी, कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव पी जाते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से साफ हो गया है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा गुरुवार को। शिवराज सिंह चौहान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कल गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पूरी तरीके से अब साफ हो गया है सीएम के बयान के बाद। उनका कहना है कि कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहते हुए नजर आए हैं कि आज राज्यपाल शपथ लेंगी और कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। तो अब बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने ही यहां पर बयान दे दिया है कि कल ही मंत्रिमंडल शपथ लेगा। आज कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ लेंगी और कल पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। इससे साफ है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी आज राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और संकेत यही मिल रहे हैं कि वो आलाकमान का संदेश लेकर राजधानी भोपाल आ रहे हैं। और सीएम शिवराज का ये बड़ा बयान कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल गुरुवार को किया जाएगा। आज कार्यवाहक राज्य के तौर पर आनंदीबेन पटेल राज्यपाल की शपथ लेंगी और कल पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। तो मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया है। मंत्रिमंडल का रास्ता अब मध्य प्रदेश में साफ होता नजर आ रहा है। कल मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मंथन से अमृत ही निकल। चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल का। जुगल, अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है मंत्रिमंडल विस्तार का, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने ही बयान दे दिया है कि कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा। जुगल।
आप कहाँ जा रहे हो? जुगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, किस तरीके से आप देखेंगे, बड़ा बयान कहीं ना कहीं दे दिया है उन्होंने कि मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव ही पी जाते हैं, किस तरीके से देखेंगे आप उनके इस बयान को? इसके पहले ये तो बहुत बड़ा बयान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, बहुत बड़ा बयान है, बेहद बड़ा बयान है। लेकिन इसकी वानगी हमें करीब करीब 12 घंटे या 14 घंटे पहले मिल गई थी, जब उनका एक ट्वीट रात 9:15 बजे हमने देखा और उसके मायने उसी समय से निकालने शुरू हो गए थे कि आखिर ये किससे ये बयां कर रहे हैं वो अपने मन की तकलीफ़ और अपने मन की पीड़ा। मैं वो शेर एक बार फिर आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। आए थे हमदर्द बनकर, आए थे हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर। आए थे हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर। पल पल राहजनी की इस कदर आपने, पल पल राहजनी की इस कदर आपने, कि आपकी यादें रह गईं दिल में ज़ख्म बनकर। बड़े मायने लगाए गए इसके। हालांकि ये जोड़ा गया कि इस समय राहुल गांधी भी शेर व शायरी कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने भी जवाब दिया है, लेकिन शिवराज जी अपने मन की उस पीड़ा को 9:15 बजे व्यक्त कर गए थे, रात में 9:30 बजे के आसपास, एक दिन पहले। और अब उन्होंने अपने मन की बात की है कि मंथन से अमृत निकलता है लेकिन शिव विष पी जाता है। मतलब बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए, संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपने जो उनकी दृष्टि थी, उनकी सोच थी इस मंत्रिमंडल को लेकर, उससे उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज़ किया है। और जाहिर तौर पर जो उनके साथी हम देख रहे थे कि इसके पहले बीते 13 साल में उनके कुछ बेहद क्लोज एसोसिएट्स के तौर पर मंत्रिमंडल में रहे, उनमें से कुछ नाम हमें नहीं मिल सकते हैं इस मंत्रिमंडल में। ये बात बहुत साफ तौर पर समझ में आती है कि कुछ उन नामों को लेकर जो नाम शिवराज जी की पसंद रहे या जिनको लेकर शिवराज जी का ये रिजर्वेशन था कि ये नाम ज़रूर होने चाहिए, योग्यता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से, प्रदर्शन की दृष्टि से इनका कैबिनेट में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी इस बात से ये संकेत मिलता है, क्योंकि शिवराज जी ऐसे नेताओं में से हैं जो बहुत संयमित बोलते हैं। जब कभी बोलना, मुख्तसर बोलना, मुद्दतों सोचना और बिल्कुल ज़रा सा बोलना, ये शिवराज जी की राजनीतिक शैली है। तो ये इस शैली का व्यक्ति अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मंथन में अमृत निकलता है और शिव जो हैं वो विष को पी लेते हैं, तो ये बड़े मायने हैं इसके। और अगर मैं आपसे कहूं कि बीते 13 सालों में जी शरद जी, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मैं विशेष संवाददाता जुगल का रुख करूंगा। जुगल, विजय शाह जी आपके साथ है, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, अभी विजय शाह जी जो संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर बाहर आ रहे हैं और उनके चेहरे की जो चमक है और खुशी है, ये कई इस तरह का इशारा हमारी तरफ कर रही है। विजय शाह जी, ये मैं अग्रिम बधाई दे सकता हूँ आपको? देखिए, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। पार्टी, संगठन और नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पूरी न सिर्फ जवाबदारी है बल्कि उनका अधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाएं, किसे संगठन में लें। मध्य प्रदेश में भाजपा में हम लोग कोई नए नहीं हैं, 30-30 साल हो गए, बरसों संगठन में भी दायित्व रहा, मंत्री पद पे भी दायित्व रहा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का संगठन, वो सब मिलकर के जो भी जवाबदारी देंगे कल, या संगठन में दें या सत्ता में दें, इसलिए हम ना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और ना कोई निराश है। जुगल, काफी मजबूत कल मुस्कुराहट आपके है। सामने हमारे कुछ साथी विजय शाह जी मंत्री पद पे शपथ लेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हम सब मिलके मध्य प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छी तरीके से भाजपा को जो जनता का सोच है उसको साकार करने में हम लोग सब साथ हैं। शरद जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, ऑफिस से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जुगल, काफी मजबूत मुस्कुराहट है विजय शाह जी की। ये तो संकेत कर रही है कि बधाई स्वीकार करनी चाहिए उनको। जी हाँ, देखिए शरद जी का भी यही सवाल है जो मैंने आपसे शुरू किया कि एक जो मुस्कुराहट, एक मजबूत मुस्कुराहट दिख रही है और जो हंसी है, बधाई स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई आपत्ति है। देखिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए
आपने मुझे निराश कब देखा? मैं तो हमेशा मुस्कुराता हूँ। समय परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। वर्तमान समय में जब कल कुछ हमारे साथियों को दायित्व मिलने जा रहा है, शिवराज जी के वक्तव्य पर क्या कहेंगे? क्या मायने निकालेंगे विजय शाह जी कि मंथन के बाद विष तो शिव ही पीता है? 15 महीने कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश एक गड्ढे की ओर चला गया था। उससे उबारते हुए हम भाजपा के लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। सवाल एक ये है कि अभी शिवराज जी ने एक बयान दिया है कि अमृत से मंथन निकलता है और शिव विष पीते हैं, शिव विष पीते हैं। इसके क्या मायने समझ में आते? देखिए, मैंने ना तो उनका बयान पढ़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस दृष्टि से, किस उद्देश्य से उसको कहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अनुभव है और 15 वर्षों तक वो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और जो लोग आते आते रह गए हैं, विष के मायने अगर हम निकालें तो क्या उन्हें भी मुस्कुराना चाहिए? और मुस्कुराने की क्या वजह हो जुगल जी? जी देखिए, जो विश्व की जो बात है उसमें हो सकता है कई जो मंत्रिमंडल में आते आते रह गए होंगे कहीं, तो उन्हीं की भी मुस्कुराहट इसी तरह रहनी चाहिए ना। देखिए, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर कहा है कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा परिवार है और हम सब लोग संगठन पर विश्वास करते हैं, हमारे लोग हैं। संगठन जो भी जवाबदारी देगा, मेरे कोई भी साथियों, चाहे मैं स्वयं हूँ, जो भी निर्णय वो देंगे हम लोग उसको हंस के स्वीकार करेंगे। जुगल, हमने पहली बार देखा है कि केंद्रीय नेतृत्व को कथित रूप से सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा है। विनय सहस्त्रबुद्धे 3 बजे पहुंच रहे हैं। विजय जी क्या सोचते हैं? 30 साल 20 साल के पुराने सवाल ही पैदा नहीं। जी देखिए, पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वही नाम यहाँ फाइनल करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का दखल आपको लगता है पहली बार हुआ है? ऐसा क्यों की जरूरत पड़ी? देखिए, आप सब परिस्थितियों पर अगर गौर करें तो ये सरकार क्यों बन रही है? ये सरकार इसलिए बन रही है कि जब जनता से किए गए वादे कांग्रेस और कमलनाथ जी ने पूरे नहीं किए और उनके साथी सिंधिया जी अपने 24 साथियों के साथ उनकी सरकार से बाहर आ गए, इस्तीफा दिया, बीजेपी की सदस्यता स्वीकार करी। और ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार बनती है तो निश्चित रूप से केंद्र का ये दायित्व है कि प्रदेश संगठन और केंद्र मिलकर के और आने वाले समय में एक अच्छी सरकार लगातार चलती रहे विपरीत परिस्थितियों में, इसलिए केंद्र का दखल जायज है। आने वाला समय विपरीत रहेगा सरकार के लिए। मैंने कहा ना कि हमारे लिए कोई भी विपरीत परिस्थितियों में भी हम तैरना जानते हैं। शिवराज जी के वो शेर भी मैं सुना रहा हूँ, आप धीरे से सुना दीजिए। विजय जी को भी शेर व शायरी बहुत पसंद है, चाहे प्रदेश लेवल का हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का। आए थे हमदर्द बनकर, से आगे बढ़ के हम लोग जीते हैं और आगे भी आने वाले समय में ये 2-2.5 साल का समय तो काटेंगे ही, लेकिन फिर 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आए थे हमदर्द बनकर, रह गए केवल राजन बनकर। विजय शाह जी की तरफ ट्रांसफर करता हूँ मैं। विजय शाह जी की तरफ जी, मैं विजय शाह जी की तरफ ईपी ट्रांसफर करता हूं अपना हेडफोन। एक बार सीधे संवाद आपका होगा, बड़ा बेहतर लगेगा। जी बिल्कुल ठीक है जुगल, अगर विजय शाह जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो अच्छा है। वो बहुत खुलकर बोलने वाले और बहुत प्रसन्नचित्त अंदाज में अपनी बात रखने वाले और मध्य प्रदेश के प्रमुख ट्राइबल लीडर्स में से विजय शाह जी की गणना होती है और हम ज़रूर उनसे बात करना चाहेंगे और कुछ और मायने समझना चाहेंगे जो इस पूरे महत्वपूर्ण मामले में सामने आए हैं। और जी विजय शाह जी, बहुत स्वागत करता हूं सर। और जानते हैं कि आप एक ऐसे लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ रीति नीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, बल्कि आपका अपना एक अंदाज भी है। शिवराज जी ने कल रात एक शेर जो है वो पोस्ट किया था सर, आए थे हमदर्द बनकर, रह गए राहजन बनकर। और आगे का मजमून कुछ इस तरह है कि कुछ इस तरह राहजनी की कि वो दे गए हमारे दिल को जख्म और रह गए हमारे दिल में जख्म बनकर। आप कैसे देखते हैं, क्यों शिवराज जी को पीड़ा हुई? ये मौका राजनीति में आपको भी पीड़ा हुई है, एक व्यक्ति के नाते मुझे भी जीवन में पीड़ा हुई है। पीड़ा से कोई भी वंचित नहीं है, भगवान शिव और भगवान राम और कृष्ण भी इससे वंचित नहीं रहे। लेकिन ये पहला मौका है कि मैं देख रहा हूं, हम देख रहे हैं कि शिवराज जी ने खुलकर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से, लेकिन अपनी पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की है। सर, आप उनके बहुत करीबी साथी हैं, इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं विजय जी?
देखिए, ना तो मैंने शेर पढ़ा, ना शेर शायरी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई नए नेता नहीं है। हमारे साथ 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे इससे पहले 4 बार उनके साथ मंत्री पद पर रह कर के काम करने का मौका मिला है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि किसी भी परिस्थितियों में घबराने वाले शख्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। सबका डटकर मुकाबला करते हैं, और आप देखेंगे कि आगे भी हमारे कुछ साथी कल शपथ ले रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि डट के मुकाबला होगा, डट के मुकाबला मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डट के मुकाबला उन्होंने किया है और वो करते रहेंगे। जी जी विजय जी। जी कल जरूर हमारे कुछ साथी मंत्रिमंडल में ले रहे हैं। मैंने कहा भी कि विपरीत परिस्थितियों में चूंकि सरकार कैसी बनी आप सब लोग जानते हैं, सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार से बाहर आकर के, क्योंकि जनता से किए गए वादे जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने पूरे नहीं किए, तो सिंधिया जी को अपने 24 साथियों के साथ बाहर आकर के, और जब भाजपा में उन्होंने ज्वाइन करी और उसके बाद ये सरकार बन रही है, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी सब मिलकर के मंथन करके एक ऐसी सरकार प्रदेश की जनता को दें जो उसके सपनों को साकार कर सके। विजय जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये एक समझौते की भी सरकार है और जनता की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए भी बनी सरकार है, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस, आपका आरोप है कि नाकाम रही सरकार ठीक से चलाने में, इसलिए बीजेपी को आगे आने पड़ा, लेकिन एक बड़ा समझौता भी हुआ उस धड़े के साथ जो अब आपकी पार्टी का यानी बीजेपी का हिस्सा है, तो क्या इस समझौते की सरकार में कुछ हित सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं सर? मैं समझौता, शरद जी इसको जी देखिए शरद जी, मैं इसको समझौता नहीं मानता, क्योंकि समझौता तब होता है जब ये कांग्रेस में रह करके यहाँ थे। इन्होंने तो पूरी पार्टी छोड़ी, भाजपा में ज्वाइन करा और चुनाव लड़ने जैसी एक बहुत बड़ी चैलेंज स्वीकार किया, और इसलिए मैं इसे समझौता नहीं मानता। भाजपा में पूर्ण तरीके से आए हैं और उसके बाद हमारे साथ मिलकर के और मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण करने के लिए सिंधिया जी का साथ मिला है। विजय जी, क्या आप ये मानते हैं कि जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है ये समझौते की सरकार नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, अगर हम माने कि ये वाकई वो स्थिति है, तो क्या आप ये मानते हैं कि लेकिन वो सरकार में इसको नहीं मानता। बिल्कुल, मैं जी, ये जी 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 मैं इसे समझौते की सरकार इसलिए नहीं मानता, मैंने कहा आपको जी कि जो परिस्थितियां हुई वो क्यों हुई आप सब जानते हैं। कांग्रेस ने झूठ बोल के 2 लाख का लालच देके जनता को गुमराह करके, और जिस तरीके से 15 महीने मध्य प्रदेश के काले अध्याय के रूप में इतिहास में लिखा है, और आज मौका है कि हम सिंधिया जी का साथ लेकर के और उनको भाजपा में बाकायदा शामिल किया गया पार्टी नेतृत्व ने, और हम सब मिलके आगे मध्य प्रदेश के सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं। सर, आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं व्यस्तता है, हमने आपको बीच में ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपसे बात करना बहुत सुखद होता है और आप भी मीडिया से एक बड़ी सुरक्षित किस्म की दूरी कई बार बनाकर चलते हैं, लेकिन आपसे बात करना हमेशा एक बहुत शानदार अनुभव होता है। आखिरी मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है सबने अपने अपने हितों को छोड़ा है? जुगल की तरफ मैं लौटूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही है विजय शाह जी ने। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बहुत मजबूती से लड़ाई करते रहते हैं, संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी संघर्ष का उनका ये क्रम, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये बात भी विजय शाह जी की बहुत इशारा कर जाती है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि जिन कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ नामों को लेकर जो उनका आग्रह रहा या उनका रिजर्वेशन रहा, ये हम और आप सब अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री एक संगठन के व्यक्ति के तौर पर बीते 13 वर्षों में मुख्यमंत्री के तौर पर या उसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष या मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर जो भी जिम्मेदारी उनकी रही सांसद और विधायक की, उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को या इच्छाओं को पार्टी के ऊपर थोपने का काम नहीं किया। लेकिन आज पहली बार बहुत गरिमा से उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट हमने सुना है कि मंथन से अमृत निकलता है लेकिन विष शिव को पीना पड़ता है। तो मुझे लगता है उनके मन की जो एक अंतर मन की जो एक बात थी, वो बात ज़रूर निकल कर सामने आई और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ अब्बास हफीज़ साहब हैं, युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता पार्टी के लिए। अब्बास साहब,
पूरे मामले पर आपका नज़रिया, कांग्रेस का नज़रिया है, फिर भी किस तरह देखते हैं पूरे मामले को और क्या कहेंगे? शरद जी देखिए, बहुत आप भी जानते हैं इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसी हास्यास्पद स्थिति बना दी है, मजाक बना दिया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। मैं तो कहूंगा कि मंत्रिमंडल गठन ही हो रहा होगा कल, क्योंकि 5 लोगों के मंत्रिमंडल बनाने के बाद भी मध्य प्रदेश में हर एक जिला बिना प्रभारी मंत्री के रहा। इस कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश 1 महीना स्वास्थ्य मंत्री के बिना रहा। आज मध्य प्रदेश में जो परेशानियां हर तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर हो, आर्थिक तौर पर लेकर हो, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कोरोना संकट काल की शुरुआत में मध्य प्रदेश में एक स्थायी सरकार को गिराकर जो लोग इस्तीफा लेकर आए और सदस्यता दिलवाई, उन्होंने सत्ता के अंदर अपनी जो जमावट थी वो कायम करी। और आज शरद जी इतनी देर, हर बात में देर, जो एक बहुत बड़ा गुट का इन्होंने मिलन किया है अपने अंदर, उसके बाद से आज सबसे पहले संगठन प्राथमिक हो गया है भाजपा के लिए, जनता उसके बाद दूसरे दर्जे पे आती है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामना है कि बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। शायद कुछ जनता की परेशानी, कुछ जो भाजपा ने खड़ी की है, वो कम हो जाएगी। जी पटेल साहब, बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर आपका। शिव शब्द आपके साथ भी जुड़ा है और शिवराज जी के साथ भी शिव है, और कहा भी ये जाता है कि शिव नामधारी जो हैं वो मंथन में जब भी जाते हैं तो विष उन्हीं के हिस्से में आता है। तो एक शिव दूसरे शिव के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आज के राजनीति की, भाजपा की राजनीति की हकीकत को बयान किया है। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन हो रहा है या हो रहा था, उसमें शिवराज सिंह के जो लेफ्टिनेंट्स हैं उनको इस बिना पर बाहर किया जा रहा है कि वो अनुभवी हैं, पुराने हैं। और मुझे लगता है इसी तरफ उनका एक संकेत है कि जब मंथन होता है तो शिव को गरल पीना पड़ता है। तो इससे संकेत साफ है कि विस्तार में नए चेहरों को प्रश्रय मिलेगा और जो पुराने चेहरे हैं उनको कहीं संगठन में या अन्य स्थानों पर समायोजित किया जाएगा। आप देखेंगे बदली हुई नई कैबिनेट आपको कल देखने को मिलेगी। नई कैबिनेट देखने को मिल सकती, तो क्या कुछ पुराने चेहरे जो 3-4-5 चेहरों पर बात हो रही थी वो हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं शिवनाथ पटेल साहब? सर जी, ये मेरे पास जो अभी तक जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक जो चर्चित और पुराने चेहरे थे उनमें से अधिकांश चेहरे कल शपथ नहीं लेंगे। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि शिव तो शिव ही है, शिव से तो बड़ा कोई है ही नहीं है। मगर जो भी 15 माह में कांग्रेस की सरकार ने किया वो सारा विष कांग्रेस के खाते में। अभी सिंधिया जी के आने का प्रोग्राम कुछ तय हुआ है क्या? कब तक आ रहे हैं? क्योंकि स्वाभाविक है वो आएंगे, उनका आशीर्वाद भी जरूरी है नए मंत्रियों को। निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित आएंगे। कहीं ये कोई बात आई थी क्या, जो आपके पास जानकारी सूत्रों से लगातार कुछ इस तरह की खबर चल रही है कि उप मुख्यमंत्री का भी कोई इस बार चर्चा थी, तो आपको लगता है कि सिंधिया जी ने इस तरह की कोई मांग रखी होगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई मांग रखी गई है और मेरी जानकारी में भी नहीं है। मुख्यमंत्री सबसे बड़ा होता है, मुख्यमंत्री के बाद तो सब मंत्री होते हैं। तो ये था महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो जिनका कहना है कि अमृत जो मंथन हुआ था उससे अमृत निकला है। हालांकि यही कुछ लाइन पूर्व मुख्यमंत्री, अरे यार तुमने लाइव भी क्यों बंद कर दिया? तो पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया यहां पर जुगल के साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि सारा विष कांग्रेस के खाते में। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से अब्बास हफीज जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। वाजपेयी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बयान दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव ही पी जाते हैं, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मुझे लगता है ये एक बहुत स्टैंडर्ड जवाब है जब कोई इस प्रकार का सवाल करे। सवाल आप नहीं दिखा पा रहे होंगे, आप जरूर देखिएगा जी, कि भाई जो आपका मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में दोनों निकलता है। पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा, विष और अमृत, तो आपके सामने ये स्थिति हुई इस मंथन के उपरांत, तो आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है कि उनका जवाब यही आएगा कि एक पालक के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में यदि ऐसी कोई स्थिति प्रदेश के सामने बनती है
तो वो कष्ट नागरिकों में थोड़ा ना बांटेंगे। स्वाभाविक है कि कष्टों का निवारण वो स्वयं करेंगे और लोगों के बीच जो है वो सुख को देना, यही पालक का काम होता है, लीडर का काम होता है। तो जो भी लीडर होगा उसका ये दायित्व है और उन्होंने इसको स्वीकार किया कि जो चुनौतियां होंगी उसका सामना मैं करूंगा और बाकी लोग काम करें। जी वाजपेयी जी, आपको नहीं लगता कि इस बयान के ये भी मायने निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जो नाम थे वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाएंगे, इसके कारण उन्होंने अपनी ये पीड़ा जाहिर की है मीडिया के सामने? वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी हमारे साथ नहीं है, अब्बास जी हमारे साथ बने हुए हैं? नहीं आ रही है। हेलो जी वाजपेयी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी तो लगातार आ रही है। जी वाजपेयी जी, मैं यही पूछ रहा था आपसे कि किस जैसे क्या मायने निकाले जाए उनके बयान को। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो नाम सजेस्ट किए थे आला कमान को उन पर मुहर नहीं लग पाई है, इसलिए अपनी पीड़ा जाहिर की है उन्होंने इस बयान से कि विष को शिव ही पी जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि विधायक दल के नेता शिवराज सिंह चौहान ही हैं जी, और जो नाम तय होने हैं वो विधायक दल से ही होना है, उसके बाहर से तो होना नहीं। कोई गठबंधन की सरकार तो है नहीं। तो स्वाभाविक है विधायक दल से जो नाम तय होंगे वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही नाम हैं। इसीलिए ये कहा जाना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई उनका विभेदकारी दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, योग्यता, अनुभव, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की भौगोलिक आवश्यकताओं को देखते हुए उन सब लोगों में से कुछ लोगों को चुनना पड़ता है। तो योग्य होने के भी बावजूद कई लोग उसमें समाविष्ट नहीं हो पाते हैं, तो दोनों प्रकार की बातें तो आएंगी। ठीक है वाजपेयी जी, हमारे साथ शरद जी भी बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। शरद जी। डॉक्टर वाजपेयी, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि विष जो है वो शिव के हिस्से में आता है, आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे सर? शरद जी, इसका बहुत सीधा सा मानना है जो मैंने कहा, क्योंकि पत्रकार महोदय के सवाल के रिस्पांस में उस उपमा को लिया गया है, हम उसी को लेते हैं कि राजनीति में जो चुनौतियां आएंगी जिनको आप कह सकते हैं, उन चुनौतियों का सामना शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे। उनका ये कहना है, वो किसी और के ऊपर उसको नहीं डालेंगे, लेकिन उसका जो समाधान रहेगा उसको बाकी लोग एंजॉय करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छे पालक का यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो कष्ट होगा वो मैं रखूंगा, उससे गुजरूंगा और आपको समाधान दूंगा। सर ये हमको बता दीजिए, ये भी आए थे हमदर्द बनकर, रह गए केवल राहजन बनकर, पल पल राहजनी की इस कदर आपने कि आपकी यादें रह गई दिलों में जख्म बनकर। कौन सी यादें सर? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो एक कटाक्ष प्रधानमंत्री जी पर राजनीतिक रूप से किया था शायरी के लिए, तो उसका एक राजनीतिक जवाब मुख्यमंत्री जी ने अपनी टाइमलाइन पर राहुल गांधी जी को दिया था। उनसे जो अपेक्षाएं थी, राहुल जी ने अपने दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी के ऊपर राजनीतिक कटाक्ष किया था अपनी अपेक्षाओं को लेकर। राहुल गांधी जी से जो देश की अपेक्षाएं थी उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी 4 लाइनों में अपनी बात रख दी थी। तो मुझे लगता है दीज थिंग्स इनको लाइटर नोट में ही लिया जाना चाहिए, बाकी आप लोग विवेचना कर ही लेते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, एक विश्लेषण का सिरा ये भी है विनम्रता से कि पहला मौका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस बार इतना गतिरोध बना कि केंद्रीय नेतृत्व को एक मार्गदर्शी निर्देशों के साथ, हस्तक्षेप भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समाधान के बिंदु लेकर मध्य प्रदेश का रुख करना पड़ा है। जिस तरह विनय सहस्त्रबुद्धे जी 3 बजे पहुँच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका ये कहना है कि मतलब अब ये है कि बहुत हो चुका, अब बैठिए, तय करिए, समझिए और इस विषय को अधिक मत खींचिए। जी देखिए शरद जी, 15 साल हम लोगों ने हमेशा 150 प्लस की सरकार चलाई या उसके आसपास की चलाई। तो स्वाभाविक है कि उस संख्या पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाना और उसका विधायक दल का नेता होना, वो परिस्थितियां अलग थी और आज की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, जिसमें हम अभी 24 उपचुनाव में भी जाने वाले हैं, वो भी हमारे सामने हैं। तो मैं इससे बिल्कुल नकारता नहीं हूं कि 15 साल वर्सेस 15 महीने बाद जो ये सरकार बनी है, दोनों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग है। तो स्वाभाविक है कि विस्तार के क्रम को तय करने की भी प्रक्रिया में काफी लोग इसमें शामिल हैं और सबको कंसीडर करते हुए ये एक सम्मिलित तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है।
डॉक्टर वाजपेयी, क्या आप ये इससे भी सहमत हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के धैर्य, संयम और तपस्या की भी परीक्षा की एक घड़ी है कि उन्होंने बड़ा मन करके एक फैसला लिया जो सत्ता के लिए भी है और जो इसलिए भी है, जो दावा बीजेपी का है कि मध्य प्रदेश की जनता को एक बेहतर सरकार देने के लिए बीजेपी सामने आई। तो इन परिस्थितियों में कई बार जो अपने इंटरेस्ट, हो सकता है इस मंत्रिमंडल में हम कुछ बड़े नाम जो अब तक हमने देखे हैं बीते 15 वर्षों में, वो हमें देखने को कुछ नाम न मिले, उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम भी रहता है डॉक्टर वाजपेयी, तो ये उनके भी धैर्य और संयम की घड़ी है। देखिए, राजनीतिक रूप से मैं आपकी बात को ठीक मान भी लेता हूं और उसका बहुत बड़ा कारण है कि इस चुनाव में जो मैंने पहले पक्ष में कहा था कि जो जनादेश है वो चूंकि खंडित रहा, ना कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट था, बहुमत किसी के पास भी नहीं था, तो स्वाभाविक है कि बहुमत कमलनाथ जी ने भी अर्जित किया था। तो उसके पश्चात 24 लोगों के साथ छोड़ने की वजह से जो बहुमत है उपलब्ध सदस्य संख्या में वो भाजपा को मिला और इन परिस्थितियों में हमने सरकार बनाई और आगे 24 उपचुनाव भी सामने शामिल हैं। उन 24 लोगों का यदि हम अटवाल जी का छोड़ दें, स्वर्गीय अटवाल जी का नाम, तो आप मान के चलिए कि 22 लोगों का जो कार्यकाल है लगभग उन्हीं का ही है, क्योंकि उपचुनाव है, रीइलेक्शन तो है नहीं। तो स्वाभाविक है कि उनके पक्ष में वो बात गई और उन बातों को सामने रखकर मंत्रिमंडल का गठन भी हो रहा है और आगे के उपचुनाव भी होने हैं। तो आपकी बात नैतिक रूप से स्वीकार्य है कि कहीं ना कहीं हमको सामंजस्य, समन्वय के साथ सबका विकास की रणनीति पर चल के आगे बढ़ना होगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के रहे हैं, उनको अकोमोडेट करते हुए उनकी राजनीतिक भावनाओं की, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, सम्मान और स्पेस देते हुए आगे बढ़ने का ही समय है। क्योंकि यदि हमें स्थिर सरकार मध्य प्रदेश को देनी है, जिसकी ओर आपने इशारा किया, तो स्वाभाविक है कि हमको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। मुझे लगता है आपने काफ़ी साफ गोई से इस बात को स्वीकार करके बहुत कुछ इसकी बातों को बहुत साफ कर दिया डॉक्टर वाजपेयी, और बिल्कुल ठीक बात है कि जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है। परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनका उचित समाधान करके निकल जाना आपके चरित्र या आपके कैडर की भी एक परीक्षा होती है। और ये कुछ उस तरह की घड़ी बीजेपी के लिए है जिसमें से अब वो निकलती हुई इस मायने में प्रतीत हो रही है कि केंद्र, शिवराज जी, संगठन सभी ने अपने अपने दावों को कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की है और सभी ने कुछ ना कुछ छोड़ा है, तभी ये सहमति का एक फार्मूला कल मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर सामने आ रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। लखन घनघोरिया जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे साथ हैं। लखन जी, पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी। जी सर। डॉक्टर वाजपेयी जी कह रहे थे जी, इनको एक सच को स्वीकार करने में क्या जाता है, एक सच स्वीकार करे। चुनाव के टाइम इनका नारा था 2018 में, अब की बार 200 पार। कांग्रेस 56 सीट से 114 पे पहुंची है, मतलब 58 सीट आगे बढ़ी कांग्रेस। इनको स्वीकार करना चाहिए कि जनादेश किस तरफ था, इनको स्वीकार करना चाहिए जी। परिस्थितियां जस की तस है। आपने जो जन समर्था, जन में भावनाएं थी, उनकी पीठ पे चाकू भोंका है। आपने लोगों को खरीदा है, लोगों को खरीद के लालच दे के, प्रलोभन दे के आपने सरकार बनाई, और ये तो वैसा ही होगा जो आपने किया वो होगा। ये असंतोष को कोई नहीं रोक सकता। आप अनुशासन, कैडर की बात कर रहे हैं, कैडर में है तो इंसान ही ना, है तो इंसान, उसकी अपनी प्रवृत्ति है। जो वर्षों से लड़ता आ रहा हो किसी से सामने, वो कैसे स्वीकार करेगा। और ये तो यदि बहुत अच्छा सब कुछ होता, मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ कि कोई मंत्रिमंडल 100 दिन तक सिर्फ अल्प मंत्रिमंडल रहा हो, 12 की संख्या तक पूरी ना हुई हो 100 दिन तक, उसके बावजूद अभी तक मंत्रिमंडल बना नहीं पा रहा है, अभी तक नहीं बना पा रहा है। सिर्फ एक दहशत यही है ना कि कहीं असंतोष भड़केगा। यदि ऐसी दहशत नहीं होती तो अभी तक बन जाता मंत्रिमंडल। अब वो ही है कि वो बीज बबूल के तो फूल कहाँ से होए, है ना, जो सामने आएगा असंतोष, और फिर तो हम लोग चुनाव में तैयार है। जी लखन जी, एक असंतोष जो तथाकथित रूप से आपकी पार्टी में उपजा और जिसका नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए कहा गया कि उन्होंने किया,
और उसके बाद आपकी सरकार नहीं रही। क्या आप बीजेपी में, मैं इसको असंतोष तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी में जो एक गतिरोध ये बना बीते लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कांग्रेस हमेशा कहती रही है, ये तो नहीं कहा कांग्रेस ने कि हम इसमें अवसर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए जिस तरह बीजेपी ने वो फायदा उठाया, क्या आप भी अपना फायदा उठाने का एक मौका देखते हैं इसको? शरद जी, मध्य प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल अलग रहा है हमेशा से। यदि अपन 67 की घटना देख लें संविध शासन की, तो वो हालात, वो परिस्थितियां अलग रही कि 30 विधायक गए, तब दल बदल कानून नहीं था, उनको चुनाव में नहीं जाना था। लेकिन अभी तो जनता की अदालत में इन विधायकों को जाना है। इन विधायकों को, 22 विधायकों को, 2 तो आपके उपचुनाव हैं सीट रिक्त होने के कारण, 22 जो विधायक गए हैं, इनको तो जनता की अदालत में जाना है। और जिस जनता ने बड़े विश्वास के साथ एक सिंबाल पंजा को और एक चेहरा कमलनाथ जी के नाम पे वोट दिया था, वो जनता इनको कैसे स्वीकार करेगी? कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्तेजित है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनको स्वीकार नहीं कर रहा है। जी 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 जी, तो आप भले ही ना कहें, लेकिन आप देख रहे हैं, आपका दावा भी है कि ये चीज़ें आप कांग्रेस इसको अपने पक्ष में तेज़ी से केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ेगी और इसका सबसे बड़ा जंग का मैदान होगा 24 सीटों का उपचुनाव। जी जी जी, बहुत धन्यवाद करता हूं लखन घनघोरिया जी और धन्यवाद करता हूं अब्बास हफीज़ साहब। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें ज़रूर इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी, भले ही वो ना कहे, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस मान रही है कि बीजेपी में ये जो एक द्वंद्व की स्थिति बनी है विस्तार को लेकर, और जिसकी परिणति अब इस रूप में सामने आई है, और जो बंसल न्यूज़ के पास जो बीजेपी के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से जो खबर है वो बेहद महत्वपूर्ण खबर है। और वो महत्वपूर्ण खबर ये है कि इस पूरे मामले में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व हमेशा से ये मानता रहा है कि मध्य प्रदेश में जो हालात रहे हैं उसमें बीजेपी ने सरकार बनाई है तो नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से 5 साल उसको पूरी कॉम्पिटेंसी के साथ इसको पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से ये हालात अभी बने हैं उनको लेकर केंद्रीय नेतृत्व प्रसन्न नज़र नहीं आया है, और यही वजह है कि शायद ये मध्य प्रदेश के राजनीति के, बीजेपी के इतिहास के चुनिंदा मौक़ों में से एक है कि जब सारी चीज़ें दिल्ली तक पहुंचने के बाद फिर मध्य प्रदेश के प्रभारी को और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विनय जी को फिर मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है। दोपहर 3 बजे वो पहुंचेंगे और उस फार्मूले को लेकर वो आ रहे हैं जिस पर उनकी चर्चा संगठन से भी होगी और मुख्यमंत्री से भी होगी, जिस पर सहमति दूरभाष पर या जिस भी प्रक्रिया के तहत चर्चा हुई है उस पर बन चुकी है। और यही वजह है कि कल कैबिनेट विस्तार की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ये बीजेपी के लिए ये मौका, आत्मनिरीक्षण का मौका भी बना है कि जहां पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बीजेपी जिसका एक मजबूत काडर और एक मजबूत संगठन और एक मजबूत संवाद प्रक्रिया है, उस बीजेपी में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दरारें नज़र आई हैं, लेकिन मत भिन्नता उसमें बहुत साफ तौर पर परिलक्षित हुई है। और इस मत भिन्नता की कीमत उन नेताओं को चुकानी होगी जो इस मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ प्रमुख दावेदारों में से सबसे ऊपर चल रहे थे। अब ये कौन से नाम होंगे ये हमें कल पता चलेगा, लेकिन जो फार्मूला केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद मध्य प्रदेश में बन रहा है वो पहले ये संख्या थी 25 के आसपास, जो अब बढ़कर 27 से 29 हो सकती है। जो बंसल न्यूज़ के पास खबरें हैं कि मंत्रियों की संख्या बढ़कर 27 से 29 हो सकती है, यानी जो मंत्री बाहर रहेंगे, जो दावेदार थे प्रमुख, उनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है। इसमें कुछ वरिष्ठ हैं, 2 नाम हमारे पास ऐसे हैं जो वरिष्ठ नाम हैं, जो इसके पहले बीते वर्षों में बीजेपी की सरकार के दौरान मंत्री रहे हैं, और 3 ऐसे नेता हैं जो 50 साल के आसपास हैं और उनको भी कैबिनेट में स्थान मिलने की संभावना कम जताई जा रही है। तो ये हाईली प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं बीजेपी के, उनसे ये खबर बंसल न्यूज़ के पास है, जिस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। सुमित।